क्या सुना? आइटरेटर तो इटरेशन सुन। इटरेशन ही बात कर किसी को आइटेशन, कई लोग आइटेशन बोलते हैं, कोई इटेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग होते हैं। ठीक, तो वो चीज के बारे में सुना तो जरूर। कहाँ सुना है? जावा में? हाँ? याद नहीं। याद नहीं शायद है? पीएचपी में सुना। हाँ, पिछले में भी आता है इटरेशन। मतलब लगभग हर लैंग्वेजेस में आपको ये चीज मिलेगी। मतलब टॉपिक समझ लो तो सब जगह कॉमन ही होती है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कभी नाम चेंज होता है तो कभी सिंटेक्स चेंज होता है, बस और कुछ नहीं होता है। वैसे बाकी सभी प्रोग्रामिंग में सेम ही होती है, कोई अच्छा ज्यादा ना है। ठीक है, तो कुछ याद है इक्वेशन क्या करता है इक्वेशन? कुछ याद नहीं है? चलो देखते हैं। Okay. This is used for multiple value assigning in single variable print one by one value of the given multiple value list. ठीक है, इस जैसे कि आपने मल्टीपल वैल्यू असाइन किया सिंगल वेरिएबल को। ठीक है, एंड देन आप चाहते हो उसको एक के बाद एक वैल्यू प्रिंट करो बिना इंडेक्स नंबर के। बिना इंडेक्स नंबर के तो आप क्या यूज करोगे? इटरेशन प्रोसेस। इटरेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि वन बाय वन क्यू में काम करना। ठीक है, क्यूज के अंदर काम करना, इसका मतलब भी होता है क्यूज के अंदर काम करना। ठीक, अब इसका यूज कैसे करो? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया, नाम मैंने नाम दे दिया, देन आप या फिर आप सपोज फ्रूट्स के नेम दे दो। ठीक, एंड देन यहाँ पे फ्रूट्स के नेम दे दिया आपने, कुछ भी दे सकते हो वैल्यूज तो आपके अकॉर्डिंग है। एप्पल, मैंगो, ठीक है, गवावा, पाइन एप्पल। ठीक, तो इस सारी चीजें मैंने यहाँ पे असाइन की। एप्पल, पापा, पाइन एप्पल। अभी मैं जो भी वैल्यू प्रिंट करता हूँ वो किस तरह से प्रिंट करता हूँ? फ्लोट्स किया मैंने तो डायरेक्टली मुझे सारे वैल्यूज मिल गए, या फिर इंडेक्स नंबर से मैं आउटपुट लूँ। ठीक है, यही करते हैं हम लोग। अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर आपको देना होगा इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया आई टी नाम से फॉर स्टेशन, एंड देन आई टी आर जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसके अंदर मैंने क्या पुट कर दिया? उस वैल्यू को पुट कर दिया, किसको? फ्रूट्स। ठीक, अगर मैं आप प्रिंट करता हूँ आई टी की वैल्यू, ओनली आई टी की वैल्यू, तो आप देखोगे तो क्या होगा? आपके पास लिस्ट स्टेटस आ चुका है, ऑब्जेक्ट आईडी आ चुकी है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट आईडी शो कर रहा है। डिफाइन द इक्वेटर वैल्यू वेरिएबल। तो मैंने एक इक्वेटर वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने आई टी यूज किया, तो यहाँ पे उसने मुझे कोई भी आउटपुट में कोई वैल्यू नहीं दिया, बल्कि उसकी ऑब्जेक्ट आईडी दे दी। ठीक है, वैल्यू कब देगा? जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे आई टी डॉट, एक कमांड यूज करोगे जिसका नाम है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कमांड यूज करोगे आपके पास, तो ये चीज, तो नेक्स्ट कमांड आप यूज करोगे तो आपके पास क्या है? ये नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएगी एप्पल। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। ठीक, सेम एज इट इज आप यहाँ पे नेक्स्ट कमांड यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वैल्यू। मतलब आप जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज आपके प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, चूज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू से। नहीं, वो आपके इंडेक्स नंबर से हो सकता है। यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वन बाय वन क्यूज में वैल्यूज को शो करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूज में अगर आपको वैल्यू डिफाइन करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगा? शो द ऑब्जेक्ट आईडी, आपकी ऑब्जेक्ट आईडी शो करेगा, ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ इक्वेटर वेरिएबल। इक्वेटर वेरिएबल को ऑब्जेक्ट आईडी को ये शो करेगा। ठीक है, शो द फर्स्ट वैल्यू of the list, जिसकी फर्स्ट वैल्यू के लिए शो करेगा, एंड देन इन्हें शो द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वैल्यू, वैसे आप अगर नेक्स्ट चाहते जाओगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएगी, मतलब जितने वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे लेते जाओ। ठीक है, तो वन बाय वन जो वैल्यूज आप शो करना चाहते हो इसकी मदद से आप शो कर सकते हैं।
ठीक, तो इस हिसाब से काम यूज ले सकते हैं। और अगर मुझे यही सेम चीज वन बाय वन चाहिए मगर लूप की मदद से लूप करूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं इसको? अगर मैं लूप के यूज से ये चीजें करने की कोशिश करूँ तो कर सकते हैं हम लूप्स की मदद से? कैसे? हाँ, ना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैंने एक सपोज यहाँ पे एंड वेरिएबल लिया जिसको वन से स्टार्ट किया। ठीक है, वन से स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल लूप में मैं कंडीशन दिस लेस देन इक्वल टू एलियन लेंथ ले ली किसकी, फ्रूट्स का। ठीक है, एंड देन कॉलन यूज किया एंड देन प्रिंट किया मैंने, क्या प्रिंट किया मैंने, आई टी डॉट देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे print। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, एंड एन प्लस इक्वल टू वन कर दिया, ये सिंटेक्स है। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो सही वैल्यूज आ गए मेरे पास चार। ठीक है, तो आप इसके अंदर लूप भी चला सकते हो, जैसे मैं बाकी से यूज कर सकता हूँ ऐसे यूज कर सकता हूँ, मगर इसका काम क्या होता है, क्यूज में वैल्यूज को प्रिंट करना। तो वन बाय वन जैसे आप नेक्स्ट वैल्यू कॉल करोगे नेक्स्ट वैल्यू आएगा, नेक्स्ट वैल्यू कॉल करोगे नेक्स्ट वैल्यू देगा। वैसे याद रखना, अगर आप इससे पहले नेक्स्ट लिख रखा है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट लिखोगे वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू को ही देगा, वो पहले वाली वैल्यू को नहीं देगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने कुछ भी किया, आई टी डॉट नेक्स्ट यूज करते जाओ, ये वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करता जाओ। क्लियर? समझ में आया? तो ये इटरेटर का काम है, सिंपल सा वर्क है, कोई ज्यादा भारी वर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल है मेरे पास, उस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं जिसमें हमने क्या यूज किया है, क्लासेस का यूज किया हमने। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे यूज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है टॉप 10 नाम से। ओके, कॉलन यूज किया एंड देन इसमें मैंने एक इंस्टेंट मेथड डिफाइन किया। ठीक है, तो इंस्टेंट मेथड में मैंने एक डिफाइन किया सेल्फ डॉट नम, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें वैल्यू इसकी क्या दे दी मैंने, वन। एंड देन इसी के अंदर एक मेथड मैंने बनाया इटरेशन, आइटेशन का आईटीआर नाम। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या किया था, रिटर्न सेल्फ, सेल्फ को मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन किस लिए, फॉर इटरेटर, इटरेटर के लिए ये मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, मेथड, ये फंक्शन नहीं बोलूंगा इसको, मेथड ऑफ, मेथड फॉर इटरेशन, इटरेटर। ठीक, इटरेटर के लिए मैंने बनाया। देन यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड बनाया, एक मैंने मेथड बनाया फॉर नेक्स्ट के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट को डिफाइन करता है, सेल्फ मैंने दिया इसमें, स्मॉल आएगा इसका, कॉलन, फंक्शन फॉर नेक्स्ट वैल्यू, सॉरी मेथड फॉर, ये क्या होगा, मेथड फॉर नेक्स्ट वैल्यू। ठीक, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने कंडीशन दे दी, इफ सेल्फ डॉट नम, जो नम है मेरी, ये लेजर इक्वल टू कितने होनी चाहिए, 10। ठीक, तो वैल में क्या आएगा, एक वेरिएबल वैल नाम से मैंने बनाया है, देन इक्वल टू लगाया, देन सेल्फ डॉट नम मैंने यूज किया। ठीक है, एंड देन इसी सेल्फ डॉट नम को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस इक्वल टू वन कर दिया। पहले क्या स्टार्टिंग वैल्यू क्या है मेरे पास, वन, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कंडीशंस लगा दिए, एंड रिटर्न क्या करता हूँ मैं, रिटर्न कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वन, वैल, वेरिएबल को। ठीक है, जो वेरिएबल में वैल्यूज आ रही है, एल्स आप यहाँ पे कमांड यूज करोगे, अगर इनकेस आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं यहाँ पे रेज करूंगा स्टॉप इटरेशन को, मतलब इटरेशन प्रोसेस जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आईटीआर बनाने के बाद, फिर नेक्स्ट बनाने के बाद जो एक प्रोसेस चलेगा उसको स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड का यूज करूंगा, स्टॉप इटरेशन। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है जिसको आप डायरेक्टली लिखोगे, रेज स्टॉप इटरेशन, मतलब वो वहां पे इसको स्टॉप कर देगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस बता दिया, क्या बता दिया मैंने, एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया जिसमें एक वैल्यू आ रही है जो कि वन से स्टार्ट है, एक स्टार्टिंग वैल्यू मैंने डिफाइन दे दी। देन एक मैंने क्या किया, इसमें सेल्फ को रिटर्न कर दिया, मतलब जो वैल्यू है वो सेल्फ जाता जाएगा, और सेल्फ के अंदर मैंने क्या पुट कर दिया, नम। तो अब यहाँ से नेक्स्ट वैल्यूज ये काम करता जाएगा, तो मतलब मैंने एक स्टेशन प्रोसेस के लिए क्लास एंड पर मेथड का यूज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसके लिए, इसका टॉप 10 का, टॉप 10 वैल्यूज मैंने जो भी मैंने नाम दे दिया,
उसको दे सकते हो। टॉप 10 मैंने वेरिएबल बता दिया, यहाँ से कोई वैल्यू मैंने पास किया नहीं किया। एंड देन मैं फॉर आई इन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, एक लूप चला देता हूँ। एंड देन मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा आई की वैल्यू। अब ये आई कहाँ से लेगा, यहाँ से वैल्यू लेगा, जहां से मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी, देन कहाँ तक मुझे लेके चलना है। एंड देन उसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ तक वैल्यू आ गई, 10 तक वैल्यू आ गई, ठीक है। इन केस अगर मैं ये वाला पार्ट कमेंट कर दूं तो देखते हैं मेरे पास क्या होता है। मैंने क्या, इटरेशन चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कंट्रोल सी दबा देना, ऐसा केस आता है तो ठीक है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, नहीं तो आपको सिस्टम हैंग हो सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको लूप की तरह बना तो दिया, मगर मैंने क्या कर दिया, लूप बना दिया मैंने, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ना यूज करूँ तो मुझे क्या होगा, वो चलता जाएगा, वैल्यू भले ही नन देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है, मगर वो चलता जाएगा, इसीलिए मुझे इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप इटरेशन प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से वैल्यूज भी ले सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ, प्रिंट किया मैंने, ओबीजे मैंने लिया, एंड देन मैं अगर ओबीसी की वैल्यू प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा, बनाएगा। अब ऐसे आप नेक्स्ट देते जाओ तो क्या आएगा आपके पास, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, एक इटरेटिव क्लास की मदद से बना दिया। ठीक है, और ये 10 बार से ज्यादा नहीं लेगा, उसके बाद नल वैल्यू देने लग जाएगा। मैं जैसे कि कई बार ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार दे दी, 10 बार से ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देख सकते हो एक के बाद मेरे पास स्टॉप आइटेशन हो चुका है। स्टॉप आइटेशन मैंने लगा रखा है इसलिए स्टॉप कर दिया, इसने मैं अगर नहीं लगाता तो मुझे नन मिलेगा, तो क्या मिला मुझे, नन मिला। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, लूप की मदद से भी, इसकी मदद से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है हमारा इटरेशन प्रोसेस। ओके, तो मैं क्लास एंड मेथड की मदद से भी इटरेशन प्रोसेस को डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा इटरेशन प्रोसेस खुद से बना के डिफाइन किया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बना बनाया मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इटरेशन को क्या बनाया, बना के देखा, और यहाँ पे मेरे पास पहले से बना बनाया सिस्टम में पहले से। ठीक है, तो उसे मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नेक्स्ट को कॉल करते जाओ, अपना काम होता जाएगा। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे चले। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्या है हमारे पास आगे। जेनरेटर्स, इटरेटर जब भी बदलते हैं तो उसके आगे आपके पास आता है जेनरेटर्स। अब जेनरेटर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जेनरेटर्स की बात करें, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, दिस इज यूज फॉर जनरेट द इटरेटर। इटरेटर को जनरेट करने के लिए आपका जनरेटर यूज होता है। यूज ऑफ जनरेटर इज फेचिंग बिग डेटा एंड प्रिंटिंग लॉस डेटा। ठीक, इसका मेनली काम होता है बड़े डेटा को फेच करना है, जो डेटा आप चाहते हो उसी को प्रिंट करवाना। ठीक है, इटरेटर में क्या होता है, वन बाय वन वैल्यूज आती है, इनके जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, वन बाय वन वैल्यूज को ना लेकर हम जिस वैल्यूज पर इंड कीवर्ड का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे करना है हमें यूज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू एक वेरिएबल दे दिया टॉप 10, एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज बना दी। ठीक है, तो मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया, सॉरी फंक्शन डिफाइन कर दिया, जिसका नाम दे दिया मैंने टॉप 10। ठीक, एंड देन यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया एल। ठीक है, अभी एल कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, वो जनरेटर के लिए, वो जनरेटर वैल्यूज के लिए। ये क्या हो गया हमारे लिए, जनरेटर वैल्यूज को। ठीक, और ये जो मैंने मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है, ये मेथड मैंने स्पेशली डिफाइन किया जनरेटर के लिए। This method is defined for generators.
है। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया, लेकिन इसके आउटपुट को कैसे पेश करूंगा मैं? तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, इसको एक वैल्यू में कॉल कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, इसका नाम मैंने दे दिया, तो ओके कोई भी नाम देना चाहो, जो भी जो मैंने दिया वो दिया। अगर मैं आप यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, सिर्फ ओनली वैल्यू को, तो क्या आएगा मेरे पास? ठीक है, तो यहाँ पे जनरेटर नेम से आ गया आपके पास, क्या आ गया? क्योंकि आपने इसके अंदर एज यूज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या डिफाइन कर दिया इसको, एज जनरेटर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इसकी आईडी आ गई, जनरेटर आईडी डिफाइन, स्टूडेंट जनरेटर जनरेटर आईडी। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ प्रिंट करने की, तो यहाँ पे आप जो वैल्यू प्रिंट करोगे वो किसकी मदद से करोगे? इटरेटर फॉर्मेशन से करोगे, जो कि है आपका नेक्स्ट कीवर्ड। ये इटरेटर का नेक्स्ट कीवर्ड, यहाँ पे आपको पहले से डिफाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे आप वैल्यू को जैसे जनरेटर डिफाइन करोगे, देन उसको यूज करोगे। आपको इटरेटर डिफाइन करने की जरूरत है, एंड देन वो इसी के प्रोसेस से काम करेगा। तो सबसे पहले क्या है? 5। तो इसके बाद आप जो भी चीज प्रिंट करना चाहते हो वो डेटा यहाँ पे पुट कर दो, आपको वो डेटा एक से ज्यादा दे सकते हैं। है एक से ज्यादा दे सकते हो। इसके तरह पे नेक्स्ट बना सकते हो। तो इस तरह से आप एल्ड जिस हिसाब से बनाओ, उस हिसाब से एल्ड का काम चलता रहेगा। ठीक है, 5 आ गया, 6 आ गया, जैसे जैसे आप वैल्यू का, अगर आपने एल्ड की वर्ड के बाद कोई वैल्यू पुट की तो वो ऐसा जनरेटर वैल्यू डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। तो एल्ड इसके लिए यूज होता है, एंड वो मेथड क्या बन जाएगा आपका? जनरेटर मेथड बन जाएगा, एंड देन मैं उसको डिफाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस तरह से मेरे पास एक एग्जांपल है, आप लोग देख लेना वो एग्जांपल, ये भी एग्जांपल है कि आप लोग अपनी साइड से देख के बता। ओके, मेनली फंक्शन यूज है, कोई इसमें क्लास वगैरह यूज नहीं है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट। ओके, अब नेक्स्ट वन में बात करता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? हैंडल द एरर, जो एरर्स आ रहे हैं उसको हैंडल। ठीक है, एरर्स भी कई टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपके पास कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलेशन क्या होता है आपको पता है? किसी करते हैं। ठीक है, किसी भी कोड को रन करते हैं, सबसे पहले कोड क्या होता है? प्रोसेस होता है, चेक होता है, चेक होने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, समझता है मशीन उसको, उसे कहते हैं कंपाइलेशन। वो जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं कंपाइलेशन। बाद में मशीन को समझ के जो आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं रनिंग। तो रन टाइम होता है, ये कंपाइल टाइम हो गया। जब की कोड को आपने एग्जीक्यूट किया, जो भी प्रोसेस हुआ, इनके अगर एरर आना होता है तो एरर कोड आ जाता है। इस चीजें प्रोसेस जो कहलाती है वो कंपाइल टाइम प्रोसेस कहलाती है, कंपाइल टाइम। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो रन टाइम होता है, जिसके भी पे आपको आउटपुट में आंसर मिलता है। ठीक है, फाइल टाइम एरर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपके सिंटैक्सिकल एरर होते हैं। सिंटैक्सिकल एरर की बात करूंगी तो जो कि आपके सिंटैक्स में गलती होती है, जैसे सिंटैटिकल एरर्स फॉर एग्जांपल मिसिंग कॉलन, डॉट, सेमी कॉलन। ओके, बेसिक सी चीजें होती हैं। ओके सर, ठीक है। और रॉन्ग स्पेलिंग है, अगर आपने गलत स्पेलिंग, जैसे कि मैंने गलती करते हुए काफी सारी ऐसी गलतियां की थी आपके सामने। ठीक है, कई जगह मैंने सिंगल लगा दिया, ठीक है, अंडरस्कोर, तो कुछ चीजें मिसिंग कर दी हमने कोड लिखते टाइम, या कुछ हमने गलत लिख दिया या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो उस केस में जो एरर आती है उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइप एरर। ठीक है, जो कि ज्यादातर ये प्रोग्रामर ही करते हैं इस चीज की गलती। ठीक है, तो ये होती है एक प्रोग्राम कंपाइल टाइप एरर। नेक्स्ट वन आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर अगर मैं आपको समझाऊं क्या हो सकता है? ठीक है, कोड आपका बिल्कुल सही है, जैसा कि हमारे साथ एक दो बार हो चुका है। कोड में आप बिल्कुल सही था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था, मगर हमने क्या करी, उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी गलत ले ली जिससे मुझे आउटपुट मिल ही नहीं रहा। जो मैं चाहता हूँ वो तो बिल्कुल नहीं मिल। ओके, डिजायर आउटपुट आपको नहीं मिल पा रहा। ठीक है, उसे कहते हैं लॉजिकल एरर, मतलब आपने जो लॉजिक यूज किया है उसमें आपने गलती है। अब वो आपको कंपाइल टाइम से तो पता नहीं चलेगा कि आपने गलती क्या की, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीज होती है, क्योंकि कंपाइल टाइम में हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे हमने गलती की है, तुरंत हम जाके चेक कर लेते हैं।
मगर लॉजिकल एरर में हमें दो गलतियां ढूंढने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि लॉजिकल एरर कम से कम करें। और तब होगा तब आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे। अगर आपने प्रैक्टिस बीच में छोड़ी तो आपको एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो चीज होती है लॉजिकल एरर, मतलब आपके यहाँ लॉजिक में गलती करी, इसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। थर्ड वन होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर अगर मैं बात करूँ, ओके, जिसके अंदर आप बात करें कोड इज फाइन एंड कोड इज कंपाइल करेक्टली, ठीक है, आपका कोड बिल्कुल सही है, कंपाइल भी सही होता है, बट एट द रन टाइम गेटिंग दिस मीन गेटिंग एरर बाय, ठीक है, मतलब रन टाइम में मुझे जो एरर मिला जब आउटपुट हम देखते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता, या हमें जो आउटपुट कुछ अलग टाइप का आ रहा है, ओके, उस तरह के एरर को हम कहते हैं कंपाइल रन टाइम एरर, ओके। जैसे कि डिवाइड बाय जीरो, मतलब अगर आप बात करें तो मैथमेटिकल कंसेप्ट में डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, बल्कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रोग्राम के हिसाब से तो कोई गलती नहीं, मगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। 1/0 इज नॉट डिवाइडेबल डिविजिबल, ओके। तो ऐसे केस के लिए आप बोल सकते हो रन टाइम है, दिस इज कॉल्ड रन टाइम है, जो कि रन होने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये गलती हुई है, ठीक है, उसे हम कहेंगे रन टाइम है। कंपाइलेशन में जो कोई इशू नहीं है उसे हम रन टाइम है कहेंगे, clear? समझ गए। तो ये तीन तरह के एरर्स यूज होते हैं हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ये काफी ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि आपके कितने टाइप के एरर होते हैं, कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, एंड टाइम एरर क्या होता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ओके। तो बेसिक सी चीजें होती हैं, इन चीजों इंटरव्यूज में ज्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की, ठीक है, जिसमें हम कुछ बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, मैंने दो वैल्यू दी, ए इज 5 एंड देन बी इज 0, ठीक है, एंड देन मैंने प्रिंट कर दिया ए इज डिवाइड बाय बी, ओके। अब इस तरह के एरर मेरे पास क्या आएंगे, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, और ये किस टाइप का एरर है, नहीं तो कोई है नहीं। नहीं ये रन टाइम एरर है, हमारे ठीक। को आउटपुट तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है आउटपुट, ये रन टाइम एरर कहलाएगा क्योंकि ये लॉजिकल है, बाकी कंडीशन देखो, प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, आपने सब कुछ सही लिखा है, डिवीजन भी आपने सही लिखा है, कोई आपने ऐसी मिस्टेक नहीं की। हाँ अगर मैं ये वाली ऐसी चीज लिख दूं तो इसे हम कहेंगे कंपाइल टाइम, क्या कहेंगे, कंपाइल टाइम है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर, ओके, दिस इज कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रन टाइम एरर, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो मतलब कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का मतलब कोड का सही होना इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक लॉजिक नहीं देखा है कि ये मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, वो ये चीज नहीं देखा, ये देखा है कि आपकी कोडिंग सही है कि नहीं, कंपाइल हमेशा ये देखता है, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए बी लिखा तो उसे ए बी कुछ पता नहीं चला ए बी है क्या, तो वो कंपाइल टाइम होगी, मगर ये चीज क्या होगी, कंपाइलेशन बिल्कुल सही होगी, ओके, एंड रन टाइम में ये काम गड़बड़ हो रहा है तो इसे हम रन टाइम में रखेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल एरर का मतलब ये हुआ कि आप करना तो क्या चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो, मगर कर क्या रहे हो, डिवाइड कर, ठीक है, करना क्या चाहते हो मल्टीप्लीकेशन में गलती से आपने क्या यूज कर लिया, डिवीजन, नहीं ये रन टाइम में कोई इशू है, या फिर हो सकता है आप प्लस करना चाहते हो मगर आपने क्या यूज कर लिया, मल्टीप्लीकेशन, तो आप जब इसको रन करते हो तो क्या होता है, जीरो आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो जीरो क्यों आ रहा है, आना तो आपके पास क्या चाहिए, 5, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, लॉजिकल एरर। तो इस टाइप के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं, जो कि आपको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ अगर आप उसके लिए कोई कंडीशन बना दो, ट्राई एंड कैच मेथड यूज कर लो, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है ट्राई एंड कैच मेथड, क्या किया जाता है, फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन, यूज ट्राई एंड कैच मेथड, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ओके। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास हमेशा आता है टाइम कैच मेथड, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये तो क्या मैंने आपको बताने के लिए बताया था,
अब सपोज मैंने वही सेम एग्जांपल है, A = 5 एंड देन B = 0। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्राई ब्लॉक बनाया। ट्राई ब्लॉक में मैंने इसको प्रिंट किया, A/B। ठीक है। एंड देन जब भी आप ट्राई ब्लॉक बनाओगे, ध्यान रखना आप हमेशा कैच ब्लॉक भी बनाओगे ही। बिना ट्राई ब्लॉक के, सॉरी कैच नहीं आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट आएगा। ट्राई एंड एक्सेप्ट, सॉरी मैं, देखिए जावा में आता है। ट्राई कैच आता है जावा, C++ में आता है। ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट आता है। ठीक है। ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये याद रखना। एक्सेप्ट में हमने क्या ले लिया, एक्सेप्शन ले लिया। ठीक है। एंड देन प्रिंट क्या कर दिया मैंने, समथिंग रॉन्ग। मैंने एक आउटपुट दे दिया, समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग आएगा मेरे पास, अगर मैं अब इसको लगाऊं, तो आपके पास अगर इनकेस कोई एरर आएगा, तो एरर ना शो होने के बाद से आपको क्या मिलेगा, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी मैसेज आप डिजायर मैसेज आप शो करना चाहते हो। ठीक है। तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इसे हम कहेंगे समथिंग रॉन्ग। तो इस तरह के आप इसके अंदर ट्राई के अंदर पूरा का पूरा एक चीज टाइप कर सकते हो, जैसे कि आपने ऑपरेटर गलत दे दिया या फिर कुछ भी आपने दे दिया, उसको आप क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक में कर दोगे। इनके ट्राई ब्लॉक में वो गलती हुई, तो सीधा सीधा क्या कॉल हो जाएगा, एक्सेप्शन कॉल हो जाएगा। देन यहाँ पे जो भी मैसेज आपने टाइप किया हुआ है, सब मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज होती है हैंडलिंग, कि आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, जो आ रहा है वो डायरेक्टली आप इस तरह से मैसेज ना दे के आप एक प्रॉपर मैसेज शो कर रहे हो, जो कि यूजर के लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ये काम करता है, ऐसा ये काम करता है आपके पास ये करेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये क्या कहलाएगा, आपका ट्राई ब्लॉक कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्राई ब्लॉक। ओके। और ये आपका कहलाएगा एक्सपेक्ट एस्केप ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में आप क्या करोगे, राइट एंटायर कोड विच वांना चेक। विच वांना टेस्ट, जो टेस्ट करना चाहते हो, जो चेक करना चाहते हो या फिर चेक करना चाहते हो, वो सारे कोड इस पे लिखो। दिस इज यूज फॉर शोइंग एक्सेप्शन मैसेज। ठीक है। अगर कोई एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गया, तो उसके मैसेज को शो करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है। ओके। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay? अब इसी के अंदर एक चीज और आती है। ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट वन में, एग्जांपल और ले, तो सेम ही चीज हम लेके चलेंगे। A = 5, B = 0। ठीक है। ट्राई ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले मैंने प्रिंट किया स्टार्ट। स्टार्टिंग। एंड देन मैंने प्रिंट किया यहाँ पे A/B। ठीक है। देन प्रिंट किया मैंने एंडिंग। एंडिंग मैंने दिया। ठीक। एंड देन मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्शन दिया। एक्सेप्शन एज ई दे दिया। ठीक है। ये एज वेरिएबल नेम दे दी, जिसको मैं करूंगा प्रिंट। प्रिंट किया मैंने, समथिंग वेंट रॉन्ग। एंड देन आप चाहते हो कि एक्सेप्शन मैसेज भी आपके शो हो जाए, तो यहाँ पे ई को प्रिंट भी कर सकते हो आप। ठीक है। ओके। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, सपोज 2 वैल्यू दे दी। ओके। 2 वैल्यू दे दी, तो अब मेरे पास क्या होगा, एक्सेप्शन ब्लॉक काम ही नहीं करेगा। मुझे स्टार्ट एंड सब कुछ परफेक्टली मिल जाएगा, एक्सेप्शन ब्लॉक आपका काम नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। जब तक एरर नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे 0 कर दी, जो कि मुझे अच्छे से पता है ये एरर देगा। तो आपके पास स्टार्टिंग हुआ। स्टार्टिंग होने के बाद इसने इसको रीड किया, जैसे एक्सेप्ट आके इसने नेक्स्ट वाली लाइन रीड नहीं की, सीधा सीधा क्या दे दिया, एक्सेप्शन एरर दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग। और किस टाइप का एक्सेप्शन आया, डिवीजन बाय 0। और ये क्या कौन बता रहा है हमें, ई बता रहा है। एक्सेप्शन इज ई, एंड देन यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने कौन किस टाइप का एरर
यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके? तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। एंड देन इस पे एक चीज और आती है, फाइनली कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड क्या होता है? दिस इज फाइनल कीवर्ड, हाँ, ओके, विच इज यूज फॉर शो फाइनल आउटपुट इन एनी केसेस। किसी भी केसेस में ये फाइनल आउटपुट देगा ही आप। या तो ट्राई ब्लॉक आपका काम करे या एक्सेप्ट ब्लॉक काम करे, ये आपको फाइनल आउटपुट देगा ही देगा। तो इसे हम कहते हैं फाइनली ब्लॉक। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक कहलाएगा आपका, जो कि तभी काम, ट्राई ब्लॉक तब तक काम करेगा जब तक आपको कोई एरर नहीं है। ये एक्सेप्शन ब्लॉक है। ठीक है, ये तब काम करेगा जब आपके पास कोई एरर आएगा। ठीक है, फाइनली ब्लॉक, ठीक है, इसे हम फाइनली ब्लॉक कहते हैं। ये हमेशा काम करेगा, भले ये ट्राई काम करे एक्सेप्ट काम करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा एग्जीक्यूट करके दे देगा आपको। तो इस तरह से इसका काम चलेगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जीरो डिवीजन बाय एरर, वैल्यू एरर, एक्सेप्ट में आपके पास मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन भी है, जो ही नहीं कि आप सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दोगे, आप मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, जीरो डिवीजन बाय एरर, मल्टीपल डिवीजन बाय एरर, तो इस तरह के आप एरर्स भी शो कर सकते हो, जैसे कि हमें यहाँ पे शो भी कर देता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर एस ई दे दिया मैंने यहाँ पे, देन प्रिंट कर दिया। एंड देन you can't divide by zero। ओके, एंड देन यहाँ पे कॉमा लगा के आप यहाँ पे ई लिख दो। ओके, अगर आप चाहो तो वैल्यू एरर भी दे सकते हो, एक्सेप्ट यूज किया मैंने, वैल्यू एरर ई दे दिया मैंने यहाँ पे, यू एंटर रॉन्ग टाइप वैल्यू। ओके, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के वैल्यू एरर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया के नाम का वेरिएबल, एंड देन इंटीजर फॉर्मेट में मैंने इसको अंदर वैल्यू इनपुट कर दिया। ठीक है, एंटर का वैल्यू मैंने लिखा। ओके, और चाहो तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि बी को मैं अभी के लिए यहाँ से यूज ना करके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए डिवाइड बाय के कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, यहाँ पे दो चीजें होगी, एक जीरो डिवीजन है एंड देन ए वैल्यू है। मैंने और इसी एक्सेप्शन में और भी तरह के एक्सेप्शन है, वो यूज करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले मैंने वैल्यू एंटर की 5, तो मेरे पास 1.0 आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, फाइनल आउटपुट भी आ रहा है मेरे पास। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस भी दे देता हूँ क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं। अब इनकेस मैंने वैल्यू ही गलत एंटर कर दी, सपोज मैंने 5.6 कर दिया, तो मेरे पास क्या है, जो एंटर रॉन्ग टाइप थे वैल्यू। रॉन्ग टाइप वैल्यू क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स दे दिए, मगर देखा जाए तो मैंने इंटीजर दिया। तो इंटीजर में मेरे पास क्या आएगा, वो एरर देगा। क्या दिया इसने, एरर दिया, क्योंकि 5.6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर में मैं सिर्फ नंबर्स दे सकता हूँ, डेसिमल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं दे सकता, या फिर आप स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो स्ट्रिंग वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट वन, हम यहाँ आ जाते हैं, रन किया मैंने वापस इसको, एंड देन इस बार मैंने जीरो दे दिया। जीरो देते मेरे पास क्या आया, जीरो डिविजन बाय, ये वाला एरर पुट हो गया। ठीक है, लास्ट वाला अभी तक नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बाकी एक्सेप्शन काम कर रहे हैं, जीरो डिवीजन काम कर रहा है, वैल्यू एरर काम कर रहा है। अगर इसके अलावा कुछ और चीज होगी तो ये आपको बताएगा। क्लियर? ठीक, तो इसे कहते हैं, जैसे इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू दे दी इन्वर्टेड कॉमा में 5। ओके, अब देखा जाए तो ये चीज तो आपकी वैल्यू एरर है एक तरह से। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मैंने इसके अंदर दे दिया 2, तो आपके पास क्या है, समथिंग वेंट थ्रू। ओके, तो ये वैल्यू एरर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ये चेक नहीं करता, बल्कि यहाँ पे डिवीजन हमने जो किया वो गलत कर दिया, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन कॉल हो गया, समथिंग वेंट थ्रू।
ओके, अनसपोर्टेड ओपेन टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू ले रहे हो, हर तरह की एरर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे आनो। हम्म, ठीक है, एक बार ये चीजें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आप देखो। ओके, कोर्स आपके पास है ही अवेलेबल, नहीं तो ये फाइल तो मैं आप दोनों को शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करो, देखो क्या है क्या नहीं है, समझो। ठीक है, हाँ शो कर सकते हो, मगर ये ध्यान रखना कि आउटपुट ये वाले ना हो। फाइनल कीवर्ड का मेन पर्पस होता है कि फाइनल आउटपुट शो करना, कोई भी फाइनल। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ये ही करो। ठीक है, ये होगा कि एरर देगा आपके पास, इशू ये। तो इसीलिए आप फाइनल कीवर्ड में से फाइनल, कुछ भी जो फाइनली आपको दिखाना ही है। ओके, जैसे थैंक यू हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो कि आपको हर बार दिखाना होता है, भले कर सही हो या गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैसेज आपको शो करना होता है, तब आप फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपको यहाँ तक सारे कंपेयर